साक्ष्य मिले। और यही देखिए छत्तीसगढ़ के कहाँ, सिंगनपुर गुफा, रायगढ़, यहां पर भी क्या मिले, चित्रकारी के। नमस्कार दोस्तों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट बिलासपुर की ओर से मैं वेद सर आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं वो भारतीय इतिहास की क्लास है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास से चाहे वो पीएससी प्रीलिम्स में हो, चाहे वो व्यापम के एग्ज़ाम में हो, तकरीबन जो है 10 से 15 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। और भारतीय इतिहास अपने आप में एक बहुत ही बृहद सिलेबस रहता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका पाठ्यक्रम की क्या क्या चीज़ों को पढ़ना है और किन किन चीज़ों को छोड़ना है। तो सबसे पहले इसी के बारे में हम देखेंगे। तो प्राचीन इतिहास, और यहाँ पर जो है जो मूल टॉपिक है वह है आपका, सबसे पहले भारतीय इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में सबसे पहला पढ़ते हैं हम प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। प्राग ऐतिहासिक काल, इसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता और उसके बाद में वैदिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल जिसमें जो है हम स्टोन एज को पढ़ते हैं, जिसे पाषाण काल कहा जाता है। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, जहां पर मानव जीवन कैसा हो गया था, तो एक सभ्यता पूर्ण हो गया था। और तीसरा जो है आपका, इसमें पढ़ते हैं वैदिक काल, जहां पर विभिन्न प्रकार के हिंदू धर्म से संबंधित ग्रंथों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। और इसके बाद अगला जो है चालू होता है आपका महाजनपद काल, जहां पर 16 अलग अलग महाजनपदों के बारे में पढ़ते हैं। और जिसमें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद है, इसका नाम था मगध साम्राज्य। और इसी मगध साम्राज्य में सबसे जो प्रसिद्ध साम्राज्य जो था वो था चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और उसके बाद में अशोक। और इसी समय समकालीन नास्तिक दो संप्रदाय जो थे, जो वेदों की महत्ता पर विश्वास नहीं करते थे, वेदों को मान्यता नहीं देते थे, जिसमें 2 धर्म आते हैं। एक आता है बौद्ध धर्म और दूसरा आता है आपका जैन धर्म। तो बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं, उसकी कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे उनको जो है महात्मा बुद्ध नाम दिया गया। और यहाँ पर जैन धर्म में जो 24 अलग अलग तीर्थंकर आए, और जिसमें एक जो तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर, जिसका नाम था महावीर स्वामी, इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में मौर्योत्तर काल जो आता है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, इसके बाद में जो मौर्योत्तर काल आता है, यहाँ पर कुछ नेटिव रूलर, देशी शासक, जिसमें 3 शुंग वंश, कण्व वंश और सातवाहन वंश, पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र शुंग, जिन्होंने वैदिक धर्म को पुनर्जीवित किया, ऐसे शासकों के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अलावा कुछ फॉरेन रूलर जो थे, विदेशी शासक जो थे, जिसमें हम पढ़ते हैं शक, जिसी शक में पढ़ते हैं हम नहपान और रुद्रदामन के बारे में, पहलव और कुषाण, और इसी कुषाण में पढ़ते हैं कौन सा, कनिष्क, राजा कनिष्क के बारे में। इसके बाद में गुप्त काल, और आता है आपका गुप्तोत्तर काल। गुप्त काल में जो प्रसिद्ध शासक थे, जिसमें एक नाम आता है समुद्रगुप्त का, आपको पता होगा, और एक नाम आता है विक्रमादित्य का, जिसे कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो समुद्रगुप्त और आपका समुद्रगुप्त एक और दूसरा चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाए तो विक्रमादित्य, जिसकी उपाधि थी। ये गुप्त वंश के 2 महान शासक थे। और गुप्त काल को भी प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि इस काल में बहुत सारे इनोवेशन और क्रिएटिविटी हुए थे। तो यहाँ पर याद रखिए कि गुप्त काल, और गुप्त काल के बाद में गुप्तोत्तर काल, जहाँ पर पुष्यभूति वंश, जहाँ पर हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ते हैं, राजा हर्षवर्धन के बारे में, बहुत ही अच्छे शासक। दूसरा है चालुक्य वंश, और इसके बाद ही कन्नौज की प्राप्ति के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष जो है प्रारंभ। और इसके बाद में
बहुत सारे और राजवंश आते हैं और इसके बाद में दक्षिण भारत के कुछ राजवंश जहां पर हम पढ़ते हैं चेर, चोल और पांड्य के बारे में। तो ये पूरा जो है ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्या है, हिस्सा है। इसी प्रकार से मध्यकालीन जो चालू होता है अरबी और तुर्कियों के आक्रमण से। दूसरा हम पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत, दिल्ली एम्पायर, और इसी में पढ़ते हैं मुगल काल, मुगलों का आगमन, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, ये सारे। और इसी समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्य सुदूर दक्षिण की ओर। और इसी समय विभिन्न प्रकार के भक्ति आंदोलन और मराठों का उदय, वीर शिवाजी। और आधुनिक भारत जो चालू होता है ये होता है यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन से। इसके अलावा यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था पर या पूरे भारत पर इनका हस्तक्षेप जो है प्रारंभ हो जाता है, और प्रत्यक्ष नियंत्रण भी कालांतर में प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद में जो है चालू हो जाता है। और इसी के बाद में भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जहाँ पर पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, और कुछ समाज सुधार कार्यक्रम, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, इस के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885, इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी के बाद में विभिन्न प्रकार के स्वदेशी आंदोलन जो राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन हैं वो चालू हो गए थे। और 1915 में जब महात्मा गांधी का आगमन हुआ उसके बाद तो विभिन्न प्रकार के आंदोलन की शुरुआत हो चुकी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है आपका कौन सा, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, और एक लास्ट कौन सा, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो है आपका एंशिएंट हिस्ट्री का हिस्सा है, ये जो है आपका मिडवेल का हिस्सा है, और ये जो है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का हिस्सा है। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है और इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। कभी सरल पूछा जाता है, कभी कठिन पूछा जाता है, और कभी जो है मिडिल लेवल का पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं प्राचीन इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कि प्राग ऐतिहासिक काल था क्या। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए सबसे पहले जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा बीती बातों का क्रमबद्ध जो अध्ययन है, बीती बातों का क्रमबद्ध जो अध्ययन है उसे ही क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। और इतिहास लिखने का जो प्रयास है यह सबसे पहले किया गया था किसके द्वारा, हेरोडोटस के द्वारा। इसीलिए हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, विश्व इतिहास का जनक कहा जाता है। और इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। और पता है दोस्तों इसी पुस्तक हिस्टोरिका में इन्होंने भारत और फारस, ईरान इराक का जो क्षेत्र है प्राचीन समय में उसको कहा जाता था फारस, फारस की खाड़ी भी वहां पर मौजूद है। तो भारत और फारस के बारे में, उनके संबंध के बारे में, मतलब विश्व स्तर पर सबसे पहले जिस व्यक्ति ने लिखने का, बताने का प्रयास किया उसका नाम क्या था, हेरोडोटस। और इसी में बताया गया है किसके बारे में, भारत और फारस के संबंध के बारे में। और इसी में बताया गया है कि फारसियों के द्वारा भारत पर क्या किया गया था, आक्रमण किया गया था, जिसमें नाम आता है डेरियस प्रथम का। क्लियर। विदेशी आक्रमण जब मैं बताऊंगा तब आगे आप लोग को इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। और इसी प्रकार से भारतीय इतिहास के बारे में लिखने का प्रयास जो किया था, यह किया था किसने, मेगास्थनीज ने, जो यूनानी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर दोस्तों सिकंदर का क्या था, सेनापति था। सिकंदर की मौत के बाद में साम्राज्य का जब बंटवारा हुआ तो सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था जिसका नाम था मेगास्थनीज, ये भारत पर आता है। और कहा जाता है इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था क्या, इंडिका। और इसी पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य, जो मौर्य वंश का प्रथम शासक था, संस्थापक था, इसी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताने का क्या किया था, उसने प्रयास किया था। तो इसीलिए ये जो भारतीय इतिहास का अगर जनक कहा जाएगा किसको, मेगास्थनीज को, और विश्व इतिहास का जनक कहा जाएगा किसको, हेरोडोटस को। तो ये तो हो गए हेरोडोटस और मेगास्थनीज के बारे में। अब इतिहास अगर आपको जानना है तो इसके कोई ना कोई रिसोर्सेस होते हैं, एविडेंसेस जो होते हैं, उसी के आधार पर इतिहास के बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो इतिहास जो चीजें हैं इसको जानने के दो स्रोत हैं। पहला जो कहा जाता है इसे कहा जाता है पुरातात्विक स्रोत। क्या कहा जाता है, पुरातात्विक स्रोत।
और दूसरे को कहा जाता है साहित्यिक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस और लिटरेचरी रिसोर्सेस, मतलब पुरातात्विक स्रोत कहा जाता है किसको, तो खुदाई के दौरान जो चीजें प्राप्त होती हैं और जिनसे हमें पुरानी चीजों के बारे में, बीती हुई चीजों के बारे में जो जानकारी मिलती है, उसे ही पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस कहा जाता है। और दूसरा जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत मतलब जो विभिन्न प्रकार के जो ग्रंथ हैं जो लिखे गए हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। पुरातात्विक स्रोत में वास्तुकला की जो चीजें हैं, जैसे मंदिर निर्माण की शैली, जैसे मूर्तिकला, जैसे चित्रकला, आपने सुना होगा अजंता एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, जहां पर चित्रकारी के क्या मिले, साक्ष्य मिले। तो विभिन्न प्रकार की जो चित्रकारी के साक्ष्य हैं, ये उस समय के चीजों को बताया गया वहां पर, ठीक है। तो ये कहला जाता है क्या, पुरातात्विक स्रोत। इसके अलावा स्मारक है, अभिलेख हैं, सिक्के, सिक्कों से भी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजा अगर कोई सिक्का जारी करता है तो उन सिक्कों में अपना कोई राज चिन्ह या कोई लोगो या कोई कोटेशन, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई कोटेशन वहां पर वो अंकित करवाता था, और उसी से उस समय के बारे में हमें क्या मिलती थी, जानकारी मिलती थी। तो पुरातात्विक स्रोत में वास्तुकला की चीजें, अभिलेख है, सिक्के हैं, मुहरे हैं, इसके अलावा मूर्तियां जो हैं, ठीक, स्मारक जो हैं, ये सारे जो हैं पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में कुछ ऐसे साहित्यों की रचना हुई जो रिलीजियस से रिलेटेड था। जैसे वेद हैं, 4 वेद, 18 पुराण, 2 महाकाव्य, 108 उपनिषद, ऐसी बहुत सारी धार्मिक चीजें। इन धार्मिक चीजों से भी इतिहास के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म में जो बनाए गए साहित्य हैं, जिसको हम पीटक और आगम के नाम से जानते हैं, इसमें भी दोस्तों विभिन्न प्रकार की बीती हुई चीजों के बारे में, इतिहास के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। बहरहाल उनकी भाषाएं क्या थी, ये अलग बात है, क्लियर। इसके अलावा कुछ साहित्य ऐसे थे जो सेक्युलर थे, जो धर्मनिरपेक्ष थे, जिसमें धार्मिक चीजों को नहीं बताया गया, बल्कि राजाओं के बारे में, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, या उस राजा के साम्राज्य के बारे में बताया, जिसे कहा जाता है क्या, धर्मनिरपेक्ष साहित्य। जैसे कौटिल्य, या कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया चीज था, या चाणक्य जिसके द्वारा लिखा गया चीज था, कौन सा, अर्थशास्त्र, जिसमें राजा के सप्तांग सिद्धांत को बताया गया था। इसी प्रकार से कालिदास के द्वारा रचना की गई थी मालविकाग्निमित्रम, जिसमें मालव देश की राजकुमारी मालविका और शुंग वंश के राजा अग्निमित्र शुंग, इसके बारे में चर्चा की गई। कालिदास की अन्य रचना एक रघुवंशम, जहां पर गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त वंश के बारे में बताया गया। इसके अलावा विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस, ऐसे बहुत सारे रचनाकार, साहित्यकार थे जिन्होंने अपने साहित्यों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के राजाओं के बारे में, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में लिखने का क्या किया, प्रयास किया। तो यह भी आता है किसके अंतर्गत, साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत। और तीसरा जो है, ऐसे व्यक्ति जो धर्म का प्रचार करने के लिए, धर्म का प्रचार करने के लिए जो विदेशी मुल्कों से आए थे, जिसे फॉरेनर, ट्रेवलर, विदेशी यात्री कहा जाता था, जिसमें एक नाम तो आता है क्या, मेगास्थनीज, यूनान से आया था। एक नाम आता है आपका फाहयान, जो गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये भारत यात्रा पर आया था। और तीसरा नाम आता है वेनसांग, जो हर्षवर्धन के समय
पुष्यभूति जो वंश है, यहाँ का राजा रहता है हर्षवर्धन, और इसी समय आता है वेनसांग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इनके द्वारा भी यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, धर्म से रिलेटेड या कोई भी चीज़ उनके द्वारा अपनी विदेशी यात्रा के दौरान लिखा गया। तो ये आते हैं क्या, विदेशी यात्रियों के द्वारा अपनी यात्रा का क्या विवरण। तो इस प्रकार से इतिहास को जानने के दो रिसोर्सेस हैं, पहला जो है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा जो है साहित्यिक स्रोत। क्लियर। अब देखिए आगे, ये देखिए यहां पर मैं इसी चीज को इमेज के माध्यम से बताने का प्रयास किया, क्या कि इतिहास के जो आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेस हैं और जो साहित्यिक स्रोत हैं वो किस प्रकार से देखने को मिला। तो देखिए यहाँ पर ये जो मूर्ति है ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मूर्ति है। ये जो विभिन्न प्रकार के सिक्के, ये विभिन्न प्रकार के औजार और ये चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला आदि की शैली, तो यहाँ पर आपको इस चित्र के माध्यम से मुहर है उस समय का, मोहनजोदड़ो नामक स्थान का, सिंधु घाटी सभ्यता के समय के स्थान का मुहर। तो मुहरों से, सिक्कों से, अभिलेखों से, स्मारकों से, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, स्थापत्य कला आदि सभी चीज़ों से इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। और ये जो है क्या है, साहित्यिक स्रोत है। देखिए साहित्यकार के द्वारा ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, साहित्यों की क्या की गई, धर्मपरायण साहित्यों की क्या की गई, रचना की गई। इससे भी हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। क्लियर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि मानव की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। हालांकि ये जो टॉपिक है ये भूगोल का विषय है, लेकिन आपको याद रखना है कि मानव धीरे धीरे, ये जो गोरिल्ला ऑरिंगटन, इससे धीरे धीरे आधुनिक मानव, जिसे क्या कहा जाता है आपका, होमोसेपियंस कहा जाता है। होमोसेपियंस को ही कहा जाता है आधुनिक मानव। तो मानव पहले क्या था, जानवर था, और धीरे धीरे मानव की बुद्धि का जब विकास हुआ तो वो जो मानव है वो आधुनिक मानव कहलाया। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ें हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिसको आपको याद रखना है। ये पृथ्वी को अलग अलग इराओं में बांटा गया है। इसी में आता है एक मेसोजोइक इरा। ये मेसोजोइक इरा के अंतर्गत ये द्वितीयक युग है, सेकेंडरी जो युग है, इसी समय को कहा जाता है जुरासिक काल। क्या कहा जाता है, जुरासिक काल। याद रखिए जुरासिक पीरियड, जहां पर डायनासोर क्या थे, मौजूद थे, इस प्रकार की चीजें थी। लेकिन पृथ्वी में विभिन्न प्रकार के जलवायु परिवर्तन हुए और बाद में डायनासोर क्या हो गए, विलुप्त हो गए। और जिस समय विलुप्त हुए इसे कहा जाता है क्रिटेशियस पीरियड, जहां पर डायनासोर क्या हो गए, विलुप्त हो गए। बस आपको इस बात को याद रखना है। सीनोजोइक ईरा जो है, इसके तृतीयक युग में प्लायोसिन पीरियड में हुआ। मानव की उत्पत्ति कब हुई, तो सीनोजोइक एरा के तृतीयक युग के प्लायोसिन पीरियड में हुई थी। इस बात को बस आपको याद रखना है। तो मानव के विकास के बारे में इतनी सब चीजें हैं। अब धीरे धीरे देखिए ये जो समय है प्राग ऐतिहासिक काल का, ये जो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो इतिहास में तीन चीजें आती हैं। पहला जो आता है इसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। किस आधार पर है, पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर। तीन पार्ट हैं इसके। पहला जो आता है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा जो आता है आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा जो आता है ऐतिहासिक काल। देखिए क्लियर। प्राग ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बीच में जो आद्य ऐतिहासिक काल है यही बेस है, और इसी समय को कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का काल या सिंधु घाटी सभ्यता का समय। मतलब मानव इस समय क्या हो गया था, सिविलाइज्ड हो गया था, सभ्य हो गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन, मानव जीवन कैसा हो गया था, सभ्य हो गया था। और इसी सिंधु घाटी सभ्यता के पहले का जो समय है उसे ही कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल। और इसी प्राग ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं स्टोन एज के बारे में, पाषाण काल के बारे में, जहां पर सारी चीजें जो होगी वो किस पे होगी, पत्थरों से होगी। मानव जो है पत्थरों से जानवरों का शिकार करेगा, पत्थरों के बने गुफाओं में रहेगा। मतलब पूरा काम किससे होगा, पत्थरों से होगा। इसीलिए इस काल को कहा जाता है पाषाण काल। लेकिन इस समय मानव कैसा था, तो मानव क्या था, असभ्य था।
असभ्यता और सभ्यता में ज़्यादा अंतर नहीं है। जब व्यक्ति के पास रोटी कपड़ा और मकान हो जाता है, इसकी व्यवस्था हो जाती है, तब उसी मानव को कहते हैं सभ्य मानव। तो यहाँ पर चूंकि न तो खाने का ठिकाना था, न रहने का ठिकाना था, न कोई वेशभूषा था, न वस्त्र था, इसीलिए इस समय के लोग कैसे थे बोलेंगे तो असभ्य थे। और सबसे बड़ी चीज जो थी, लिपि का ज्ञान इस समय के लोगों को नहीं था। इसीलिए इस समय साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ किस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त होते हैं बोलेंगे तो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और इस समय के लोग क्या करेंगे तो घुमंतु जीवन जिएंगे, क्योंकि शिकार का एक जगह मिल पाना असंभव रहता है। तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं, जो आदि मानव क्या करते थे, घूम घूम कर शिकार करते थे। घुमंतु जीवन था, शिकार करना, खाद्य पदार्थ इकट्ठा करना, कुल मिलाकर हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, शिकार करना, आखेट करना, खाद्य पदार्थ संग्रह करना और अपने जीवन को इसी प्रकार से चलाना। क्योंकि मानव कैसा था, असभ्य था, किसी प्रकार के लिपि का ज्ञान नहीं था, घुमंतु जीवन जीते थे। तो ये जो समय था इसे ही कहा जाता है क्या, प्राग ऐतिहासिक काल। इसके बाद में मानव धीरे धीरे क्या हुआ, सिविलाइज्ड हुआ। दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मानव जीवन कैसा हो गया, यहां पर सभ्य हो गया, क्योंकि यहां पर लोगों को एक तो रहने का स्थायी स्थान प्रारंभ हो गया, पहनने के लिए कपड़े और खाने के लिए कृषि कार्य। तो इस समय लोग क्या थे, यहाँ पर की जानकारी मिलती है क्या, तो इस समय पुरातात्विक साक्ष्य भी मौजूद थे और इस समय के लोगों को लिपि का भी ज्ञान था। लेकिन वो जो लिपि का प्रयोग करते थे वो अभी तक किसी के द्वारा समझा नहीं जा सका, इसीलिए इसको कहा जाता है क्या, अपठनीय। और इसके अलावा इसी सिंधु घाटी सभ्यता में जिस धातु का प्रयोग किया गया था उसे कहा जाता है तांबा, तो इसीलिए इसे कहा जाता है क्या, ताम्र युग या हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता। और उसके बाद ऐतिहासिक काल में हम पढ़ते हैं ऋग्वेदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक मानव जीवन पूरी तरीके से सभ्य था और यहाँ पर पुरातात्विक और लिखित साक्ष्य दोनों मौजूद था। और लिखित साक्ष्य को आज भी हम पढ़ सकते हैं क्योंकि उसकी लिपि क्या थी, देवनागरी लिपि थी। ठीक है, तो ये जो है साक्ष्य के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब सबसे पहले देखेंगे किसके बारे में, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में। चलिए देखते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल को मैंने बताया था, इसी को ही क्या कहा जाता है, पाषाण काल कहा जाता है, स्टोन एज कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है, स्टोन एज कहा जाता है। और इसका जो समय था 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व तक। तो पाषाण काल को दोस्तों फिर जो है 3 भागों में बांटा गया। पहले को कहा जाता है पूर्व पाषाण काल, जिसका समय था 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। आज का बात नहीं है, आज से कई हजार पहले का बात है। 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व, इसको कहा जाता है पूर्व पाषाण काल। 10,000 से 8,000 बीसी, इस समय को कहा जाता है मध्य पाषाण काल। और 8,000 से 6,000 ईसा पूर्व को कहा जाता है उत्तर पाषाण काल या नव पाषाण काल। ये जो पूरा पाषाण काल जो हम देख रहे हैं, ये पूरा आधारित था किस पर, पत्थरों पर। दूसरा यहीं पर बात आती है क्या, ये जो पूर्व पाषाण काल है पुनः इसे 3 भागों में बांटा गया। पहला आता है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पूरा पाषाण काल और तीसरा आता है आपका उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पर समय जो 5 लाख से 50,000 ईसा पूर्व, 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व और 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो यहाँ पर देखिए 5 लाख से 6,000 के समय को जो है पाषाण काल कहते हैं और 6,000 से तकरीबन 1,000 का जो समय है उसे ताम्र युग कहते हैं, चेल्कोलिथिक एरा कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और उसके बाद में 1000 से 500 के बीच के समय को आयरन एज कहते हैं, लौह युग कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी कहाँ से मिली, तो कुछ एविडेंसेस मिले, पुरातात्विक साक्ष्य मिले। तो सबसे पहले देखिए 1861 में
1861 में। इस समय कहा जाता है लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था। तो 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरातात्विक सर्वेक्षक नियुक्त किया था। यह कब की बात है? 1861, 1861 की बात है। और 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये भूगर्भवेत्ता थे, पुरातत्वविद थे, इन्हीं के द्वारा तमिलनाडु साउथ रीजन में, तमिलनाडु के कहां? पल्लवरम में एक चीज खोजा गया था जो किस काल से संबंधित था? पाषाण काल से संबंधित था। और वह चीज क्या था? हस्तचलित कुल्हाड़ी, हैंड एक्स था। ये देखिए चित्र में आपको स्पष्ट दिखाई देगा, यही हैंड एक्स है जो म्यूजियम में रखा गया है। और ये जो हैंड एक्स था ये कहां का था? पाषाण काल का था। ये कब की बात है? 1863 की बात है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो रॉबर्ट ब्रूसफुट है इसे प्राग ऐतिहासिक खोजों का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। 1871 की बात है। 1871 में ये जो पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है इसे सरकारी विभाग से अलग करके रखा गया, अलग किया गया। और 1871 में ही अलेक्जेंडर कनिंघम को ये जो पुरातात्विक सर्वेक्षण जो विभाग है इसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया। कब? 1871 में। 1901 में जब लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा सर जॉन मार्शल को पुनः पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का महानिदेशक बनाया गया। और ये जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है इसको सरकारी विभाग के साथ में पुनः जो है मिलाया गया और केंद्रीकृत, एकीकृत, इंटीग्रेटेड किया गया। अब ये बताने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा चुका है। अब पूछा क्या जाएगा? पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक कौन है? पुरातात्विक सर्वेक्षण के जनक कौन है? मान लीजिए प्रश्न आता है तो आपको याद रखना है क्या नाम आएगा इसमें? अलेक्जेंडर कनिंघम का। ये देखिए यहां पर लिखा हूं, इस प्रकार से है, ये भारतीय नहीं है। पुरातत्व विभाग के जनक या पुरातात्विक विभाग के जनक कौन है? तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम। अगर भारतीय पुरातत्व विभाग आएगा तो इसके जनक कौन है बोलेंगे तो लॉर्ड कर्जन। दोनों प्रश्न व्यापम में या पीएससी में पूछा जा चुका है। दैट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए मैं यहां आपको बता रहा हूं। क्लियर? तो ये जो है आपका पाषाण काल में पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। अब देखिए ये जो पाषाण काल है यहां पर जो विभिन्न प्रकार की चीजें मिली, अलग अलग स्थलों पर मिली है। और यही स्थल क्या है? आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए क्या क्या मिले। तो सबसे पहले तो स्थलों में अपन ट्रेस कर लेते हैं कहां कहां पर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा एक जो स्थान है ये भीमबेटका, ये है कहां पर? मध्य प्रदेश में। इसके अलावा पाकिस्तान का एक स्थल है मेहरगढ़। पाकिस्तान का एक स्थल है कौन सा? मेहरगढ़। आंध्र प्रदेश इसका हिस्सा है एक नागार्जुन कोंडा। इसके अलावा मास्की, ब्रह्मागिरी। ठीक है, ये सारे जो हैं जो स्थल हैं ये पाषाण काल से संबंधित क्या थे? महत्वपूर्ण स्थल थे। ये है एक लंघनाज। ठीक है, अब देखिए एक एक करके देखते चलेंगे कौन कौन से कहां कहां पर क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए अब यहां पर एक चीज और बताया गया कि मानव किस प्रकार से हस्तचलित जो कुल्हाड़ी है उसको उसने बनाया। तो इस प्रकार से देखिए एक चट्टान से बड़े टुकड़े को काटकर उसको धारदार बनाया और धारदार बनाने के बाद में इस प्रकार से ये बनाया। यही क्या था? हस्तचलित कुल्हाड़ी था। और यहाँ पर ये भी बताया गया, देखिए ये विभिन्न प्रकार के क्या थे? औजार थे। ये सिविलाइजेशन की ओर जब बढ़ रहे थे मानव
तो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर रहते थे, अलग अलग गुफाओं पर रहते थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, आग के प्रयोग को सीखा। ठीक है, तो चित्र एक बहुत ही अच्छा माध्यम होता है। अगर आप समझेंगे तो चित्रों के माध्यम से लंबे समय तक के लिए उसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए पूर्व पाषाण काल जिसका समय था 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी। यहां पर मानव कैसा था, तो शिकार करता था, खाद्य पदार्थ संग्रह करता था, घुमंतु जीवन जीता था। इसके अलावा याद रखेगा यहां पर पशुपालन का ज्ञान नहीं था। उनको यह पता नहीं था कि हम पशुओं को पाल भी सकते हैं, क्योंकि कभी कभी पशुओं का शिकार वो खुद करते थे या कभी कभी शिकार भी बन जाते थे। तो पशुपालन का ज्ञान नहीं था। पत्थरों के जो बड़े औजार थे, ये किस प्रकार के पत्थर थे, तो याद रखिए क्वार्टजाइट पत्थर थे, और बड़े बड़े औजारों को का प्रयोग करते थे, जिसे क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ कहा जाता था। पत्थरों के जो बड़े औजार थे, उनकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ था। उनको ये समझ नहीं था कि छोटे जानवर को मारना है तो छोटे पत्थर का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो माइक्रोलिथ है, माइक्रोलिथ कहने का मतलब पत्थरों के जो बड़े औजार थे उसे ही क्या कहा जाता है, माइक्रोलिथ कहा जाता है। आग का ज्ञान इस समय के लोगों को नहीं था, और आग तो था मौजूद इस समय, ठीक है, और चकमक पत्थर भी मौजूद थे, लेकिन चकमक पत्थर से आग लगा सकते हैं इसके बारे में उनको जानकारी ज़्यादा नहीं थी। इस समय के मानव को ही क्या कहा गया, होमो सेपियंस कहा गया, मतलब ज्ञानी मानव कहा गया, क्योंकि धीरे धीरे उनकी बुद्धि का क्या हो रहा था, विकास हो रहा था। और इस समय के जो साक्ष्य हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो सबसे पहले मैंने बताया मध्य प्रदेश का भीमबेटका। ये देखिए यहाँ पर जो साक्ष्य मिले हैं ये क्या हैं, चित्रकारी के साक्ष्य हैं। जितने भी आपको इस समय के जो साक्ष्य मिलेंगे या तो औजारों से संबंधित होगा या चित्रकारी से होगा, क्योंकि उस समय के मानव चित्रों के माध्यम से अपने बारे में बताने का या अपने जीवन के बारे में बताने का या उस समय के एटमॉस्फेयर के बारे में बताने का क्या करते थे, प्रयास करते थे। तो मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका है, यहाँ से क्या मिला है, आपका चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का बेलन नदी घाटी का क्षेत्र और पाकिस्तान का सोहन नदी घाटी, यहाँ पर पूर्व पाषाण काल से संबंधित क्या मिले, साक्ष्य मिले। और यही देखिए छत्तीसगढ़ के कहाँ, सिंगनपुर गुफा, रायगढ़, यहाँ पर भी क्या मिले, चित्रकारी के साक्ष्य मिले, जो आपको चित्र के माध्यम से बताया जा रहा है। हथनौरा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर क्या मिला, हाथी का सबसे पुराना क्या मिला था, जीवाश्म मिला था। क्लियर। तो ये जो है आपका किसके बारे में है, पूर्व पाषाण काल के बारे में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, तो महत्वपूर्ण जो स्थल हैं वही इंपॉर्टेंट है। अभी अभी एग्जाम में इसी को जो है मैच द फॉलोइंग, मैच द टेबल में जो है आपका पूछ दिया था, दे दिया था। क्लियर, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो मध्य पाषाण काल है, यहाँ पर कुछ अमूलचूक परिवर्तन हुए मध्य पाषाण काल में। और क्या परिवर्तन हुए, तो डोमेस्टिकेशन की शुरुआत हो चुकी थी। डोमेस्टिकेशन मतलब स्थायी निवास, स्थायित्व की ओर, मनुष्य कहा जाए तो स्थायित्व जीवन की ओर, सभ्यता की ओर धीरे धीरे क्या हो रहा था, अग्रसर हो रहा था। तो डोमेस्टिकेशन की शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो चुकी थी। और ये जो इस समय के जो पत्थर जो थे, ये क्वार्टजाइट के साथ में चर्ट है, जेस्पर है, फ्लिंट जो है बल्ब में जो कांच है वो फ्लिंट का बना होता है। इनसे जो है छोटे औजार बनाते थे, जिसको क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ कहा जाता था। और एक इस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हुई थी, क्या, तो इस समय जो है पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। अब मनुष्य समझ चुका था कि हम पशुओं को भी पाल सकते हैं। प्रथम जो पालतू पशु था वो क्या था, कुत्ता था, जिसको आज भी मनुष्य पाल रहे हैं। इस समय का बात नहीं है, कब का बात है, मध्य पाषाण काल के समय का बात है। और पशुपालन के जो साक्ष्य हैं ये कहाँ से प्राप्त हुए, तो राजस्थान का एक स्थान है कौन सा, नागौर, और दूसरा स्थान है कौन सा, आदमगढ़, मध्य प्रदेश। इस समय के स्थल जो है राजस्थान के जो है नागौर, जहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले, और राजस्थान का सांभर, जहां पर क्या मिला, वनस्पति के साक्ष्य मिले। दूसरा है आपका गुजरात। गुजरात का लंगनाज, लंगनाज में क्या, 14 नर कंकाल मिले, मनुष्य की जो हड्डियां हैं वो मिली। और ये जो हड्डियां हैं ये किस समय की थी, तो मध्य पाषाण काल की।
और ये सारी जानकारी दोस्तों कैसे पता चलती है, तो एक जो विधि है जिसको वैज्ञानिक विधि कहा जाता है, कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन 14 विधि, इससे जो है इस सब के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जहां पर 41 नरकंकाल मिले और मिर्जापुर जहां पर 17 नरकंकाल मिले। और ये जो प्रतापगढ़ है यहां पर कुछ जो नरकंकाल है वो युग्म समाधान मिले, युगल हड्डियां मिली। कहने का मतलब स्त्री और पुरुष दोनों की हड्डियां साथ मिली। कहा जाए तो इस ओर संकेत कर रहा था कि उस समय कोई व्यक्ति अगर खत्म हो रहा है तो उसकी पत्नी को भी उसके साथ खत्म कर दिया जाता था, जला दिया था। कहा जाए तो हो न हो इसे सती प्रथा आधुनिक में नाम दिया गया। ये सती प्रथा उस समय भी मौजूद थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का क्या कबरा पहाड़, छत्तीसगढ़ का क्या कबरा पहाड़ रायगढ़ के पास में, जहां पर क्या मिले आपका चित्रकारी के साक्ष्य मिले। तो मध्य पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल जो हैं इनको आपको याद में रखना है। अब मान लीजिए प्रश्न आएगा कि पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी, तो मध्य पाषाण काल से हुई थी। पशुपालन के जो साक्ष्य हैं स्थल कौन से हैं, तो याद रखिएगा नागौर हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में आता है नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में सबसे पहले याद रखिएगा ये जो नवपाषाण काल है, ये नवपाषाण काल को नवपाषाण काल कहा था सर जॉन तुज़बाक ने। सर जॉन तुज़बाक, सर जॉन तुज़बाक ने नवपाषाण काल का नाम दिया था। प्री हिस्टोरिक टाइम्स एक पुस्तक लिखी थी सर जॉन तुज़बाक ने, और इसी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में इस समय को नवपाषाण काल का की संज्ञा दी थी किसके द्वारा, सर जॉन तुज़बाक के द्वारा। दूसरा नाम आता है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड जो इतिहासकार थे, इन्होंने इस समय को क्या कहा, तो याद रखिएगा क्रांति का काल कहा था। क्या कहा था, क्रांति का काल कहा था। किसी भी समय को क्रांति का काल या क्रांति तभी कहा जाता है जो जब बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें या बहुत ही अमूलचूल परिवर्तन होता है, तब उसे क्या कहा जाता है, क्रांति कहा जाता है। तो इस समय को क्रांति का काल कहा था। और क्रांति के काल कहने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो इस समय देखिए सबसे पहले मानव स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहा था, और स्थायी जीवन की ओर बढ़ रहा था। कुल मिलाकर कहा जाए तो मानव कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। पहला चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेट भरना है, तो पेट भरना है तो स्थायी जो खाद्यान्न हैं, जो अन्न हैं वो हमें प्राप्त होने चाहिए। जो किससे प्राप्त होगा, कृषि से होगा। तो मनुष्य जो है कृषि कार्य प्रारंभ कर चुका था। इस समय के लोगों को आग का ज्ञान हो चुका था कि आग कैसे जलाना है, चकमक पत्थर से जलाना है या दो लकड़ियों को घर्षण करके जलाना है, इसके बारे में ज्ञान हो गया था, जिससे ये पके मांस को भी खाते थे और जानवरों को भी भगाते थे। तो आग का ज्ञान हो गया था। चाक का आविष्कार हो चुका था, जो विभिन्न प्रकार के चाक से क्या करते हैं, हम बर्तन वगैरह बनाते हैं, कुंभकार के द्वारा बनाया जाता है। तो चाक से बर्तन बनाना, और इसके अलावा पहिए का आविष्कार हो चुका था। और पहिए के आविष्कार से आवागमन क्या हो गया था, आवागमन की सुविधा हो गई थी। मतलब मनुष्य अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाकर वापस भी आ सकता था। इसके अलावा मनुष्य जानवरों के छाल को वस्त्र के रूप में पहनता था, और साथ ही साथ कच्ची ईंटों का प्रयोग करके मकानों में रहना चालू कर दिया था। तो इतने सारे परिवर्तन हुए, इसीलिए इस काल को क्या कहा गया, गार्डन चाइल्ड के द्वारा क्या कहा गया भाई, क्रांति का काल कहा गया। प्रथम जो फसल था ये जौ था, और खाद्यान्न फसल के रूप में किसको उगाते थे, ये गेहूं को उगाते थे। और इसके साक्ष्य कहां से मिले, तो पाकिस्तान का एक स्थल है, कौन सा, मेहरगढ़। कौन सा स्थान है, मेहरगढ़। इसी मेहरगढ़ में कहा जाता है जौ के 3, गेहूं के 2 साक्ष्य मिले। और कपास, कॉटन के जो साक्ष्य हैं ये भी कहां से मिले, पाकिस्तान के मेहरगढ़ से मिले। इसके अलावा धान के जो साक्ष्य हैं
ये उत्तर प्रदेश के कहां से, कोल्डी हवा और लहुरा देव दोनों कहां हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा और लहुरा देव, इन दोनों स्थानों से धान के प्राचीनतम क्या मिले, आपके साक्ष्य मिले। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम एक स्थान है। बुर्जहोम में और गुफ कराल में, बुर्जहोम और गुफ कराल में गर्तावास मिले। गर्तावास कहने का मतलब गड्ढे बनाकर जब व्यक्ति रहते थे गुफाओं के अंदर या गड्ढे में, तब उसे कहते थे गर्तावास। तो गर्तावास के साक्ष्य जो हैं जम्मू कश्मीर के कहाँ, बुर्जहोम और गुफ कराल में। इसके अलावा गुफ कराल में हड्डियों से बने क्या मिले, उपकरण मिले, आपको याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एक स्थान महानदी घाटी, छत्तीसगढ़ का एक स्थान महानदी घाटी, यहां पर भी नवपाषाण काल के क्या मिले, साक्ष्य मिले। इसके अलावा और बहुत सारे स्थल हैं जहां पर क्या मिले, आपके नवपाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिले। तो इंपॉर्टेंट यही है, इसी को आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से पाषाण काल को हमने 3 भागों में देखा दोस्तों। सबसे पहला आता है आपका पूर्व पाषाण काल, इसके बाद आता है आपका मध्य पाषाण काल और उसके बाद में आता है नवपाषाण काल। और ये जो तीनों समय हैं इसे कहते हैं क्या, तो प्राग ऐतिहासिक काल। ये प्राग ऐतिहासिक काल। तो यहां पर एक जो पोर्शन है प्राग ऐतिहासिक काल का, ये आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो है आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इस सिंधु घाटी सभ्यता, इसका सबसे पहले देखते हैं हम नामकरण के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों पड़ा। इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता है, सरस्वती सभ्यता है, प्रथम नगरी सभ्यता है। तो इसके नामकरण के बारे में, इसकी उत्पत्ति के बारे में, इसकी अमूलचूक विशेषताओं के बारे में, इसके क्षेत्रफल विस्तार के बारे में और इसके महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम जो है पढ़ेंगे किसके बारे में, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। तो इस प्रकार से आपको भारतीय इतिहास की क्रमागत रूप से वीडियो मिलती रहेगी विथ स्लाइड शो एंड इमेज। बस आपको क्या करना है, रेगुलर देखना है। इसके अलावा बहुत सारे जो प्रश्न हैं जो आयोग के द्वारा पूछे जा चुके हैं, इनके बारे में भी मैं बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो चलिए अगली वीडियो में इसी के साथ हम मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर कोई बात करनी हो तो कमेंट्स भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।